रेसलर्स का ऑफ ग्रुप जाना, बैकस्टेज में पंगे होना और कंपनी से नाखुश होना। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में AEW में यही सब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी फैंस भी सोच में आ गए हैं कि आखिर ये एक अंत की शुरुआत तो नहीं। सच कहूँ तो डरने की कोई बात नहीं है, बट चलिए फिर भी अब बात शुरू ही हो गई है तो डिस्कशन में पार्ट लेते हैं और देखते हैं ये सब कुछ शुरू कहाँ हुआ आखिर। जब AEW स्टार्ट हुआ था 2019 में, तो वो कुछ ऐसा था जो फैंस ने कभी ना देखा ना कभी सुना। AEW पहली मेजर कंपनी बनी WCW के बाद, जिसने वादा किया फैंस को कुछ नया करने का। ना सिर्फ उनका रोस्टर यूनिक था फ्रॉम लेसर नोन टैलेंट टू वेटरन्स लाइक क्रिस जेरिको, बल्कि उन्होंने स्टोरी लाइन्स भी काफ़ी इंटेलिजेंटली डेवलप करी, जो कि WWE की ओवर द टॉप स्टोरी लाइन से अलग थी, जो कि कई बार अपने फैंस जो कि कई बार अपने WWE यूनिवर्स के इंटेलिजेंस पे शक करती थी। और क्रेडिट मिलना भी चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से करी और काफ़ी बढ़िया से करी। AEW डायनामाइट एक मस्ट सी टेलीविज़न शो बन गया था और उनके मैचेस हमेशा डिलीवर करते थे और उनके पेपर व्यूज़ भी। और शायद यही रीज़न था कि उन्होंने WWE के NXT को रेटिंग्स वॉर में हराया। एंड लेकिन दिक्कतें तो फिर भी थी, लेकिन मोस्टली इग्नोर कर दी गई क्योंकि उनका प्रोडक्ट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। तो इस सब की शुरुआत को ट्रेस करते हुए हम चलते हैं सीधे टोनी खान के पास। जब उन्होंने फुल क्रिएटिव कंट्रोल लिया अपने वाइस प्रेसिडेंट से, और फिर उन्होंने काफ़ी अनवांटेड WWE टैलेंट्स को भी हायर किया, लाइक मैलिका ब्लैक, मीरो एंड मैट हार्डी, क्रिश्चियन केज। ये सब तो भैया ठीक है, लेकिन पॉल वाइट जो बिग शो थे एंड मार्क हेनरी, इनके बारे में लाइक फैंस की कोई डिमांड थी नहीं। और शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी नंबर इनको इंक्रीज करते हुए दिखे होंगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि इसकी ज़रूरत किसी को थी नहीं और कभी किसी ने फील करी नहीं। अब पैंडेमिक में जहां WWE टैलेंट रिलीज करने में लगी थी, इवन दो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स बना रही थी अपनी पूरी इंटायर हिस्ट्री में, एंड वहीं दूसरी तरफ AEW टैलेंट होल्डिंग में लगी थी, जिनमें सबसे आगे थे CM पंक, ब्रायन डेनिल्सन और एडम कोल, जो कि लास्ट ईयर ऑल आउट में आए थे, जो कि एक सुपर पेपर व्यू था एंड जिनकी बात हम आगे भी करेंगे किसी और सेगमेंट में। लेकिन जहां AEW का रोस्टर बढ़ रहा था, वहां उनकी टीवी टाइम जो थी वो बिल्कुल कांस्टेंट थी। रैमपेज ने एक एक्स्ट्रा 1 आवर दिया, लेकिन उसकी बुकिंग फर्स्ट महीने के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी बुरी थी। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो खुलने में कह रहे हैं कि रैमपेज हमारा B शो है। और अब तो आजकल रिसेंटली तो रैमपेज का शो ऐसा बन चुका है कि अगर आप 1-2 हफ्ते ना भी देखें, हाँ, तो लाइक स्टोरी लाइन में आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ एक्चुअली में मिस कर रहे हैं। CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन दोनों ही एक अच्छे एग्जांपल हैं इस चीज़ के कि ब्रायन डेनियल्सन की इंजरीज ने उनको एक बार तो रिटायर कर ही दिया था, जो उनकी सीरियस नेक इंजरीज थी, और अभी रिसेंटली वो फिर से इंजर्ड हो गए थे। और पंक के साथ ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अभी वो उनकी जो फुट इंजरी हुई थी, वो एक अच्छा रिमाइंडर है कि अब उनकी एज 43 है एंड अब वो इन रिंग, वो जो परफॉर्मेंस वाइज, इन रिंग परफॉर्मेंस वाइज, वो एक सेम रेसलर नहीं है जो कि वो थे लेट से 2014 में, जब उन्होंने फर्स्ट रिटायरमेंट ली थी WWE से। कोडी रोड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस ऑफ AEW, जो उनकी स्टार्टिंग में काफ़ी उनका अच्छा रोल रहा था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे ऑन एंड ऑफ स्क्रीन फॉर AEW। लेकिन हम अब तक नहीं जानते कि कोडी ने AEW एक्चुअली में क्यों छोड़ा WWE के लिए। रूमर्स तो सजेस्ट ऐसे भी करते हैं कि आखिर मंथ में वो बैक स्टेज से खुश नहीं भी थे एंड कि उनकी स्टोरी लाइन्स लाइक इतनी वियर्ड चली गई थी, स्पेशली अगेंस्ट जो उनकी फ्यूड थी अमेरिकन टॉप टीम के अगेंस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती जा रही थी, जिसमें डैन लैम्बर्ट भी कहीं ना कहीं बीच में फेस, तो कभी हील, कभी किसी हफ्ते कोई फेस है तो कभी किसी हफ्ते कोई हील है। लाइक काफ़ी वियर्ड होते जा रहा था, लेकिन हम सबको ये लग रहा था कि कोडी रोड्स एक 3D चेस खेल रहे हैं और फाइनली वो एक हील टर्न करेंगे जिससे सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोडी रोड्स लास्ट में AEW छोड़ने का फैसला लिया और चले गए हैं WWE, जहाँ पर वो एक बार फिर इंजर्ड हो गए थे। हेलिना सेल में काफ़ी अच्छा मैच था और सेथ रॉलिन्स के अगेंस्ट। अब देखना यह है कि वो रॉयल रंबल में वापस आते हैं कि नहीं, जो कि आई थिंक वो आएंगे और रेसलमेनिया में रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन होने वाली है अगर आप WWE फॉलो करते हैं तो। अब इस सपोज डाउनफॉल के जो सबसे बड़े वार्निंग साइंस दिखे थे, वो दिखे थे जब MJF ने अपना लास्ट प्रोमो दिया था पिछले पेपर व्यू के नेक्स्ट डायनामाइट में।
तो वहाँ उन्होंने अपने आप को अंडर पेड होने की बात करी थी इन कंपेरिजन टू जो एच डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टर है, जो टोनी खान खरीदता रहता है, लेता रहता है, और वो फैंस उनको सपोर्ट करते हुए चीयर भी किया। जी हाँ, एमजेएफ को चीयर किया। उनका पूरा प्रोमो ऐसा लग रहा था कि फैंस एमजेएफ के साथ है, बल्कि होना यही चाहिए कि लाइक एमजेएफ हील है तो फैंस को एमजेएफ को बू करना चाहिए, बट ऐसा देखने को मिला नहीं। काफ़ी मूवमेंट्स ऐसे दिखे जहाँ पे एमजेएफ को फैंस ने चीयर किया और उसको सपोर्ट किया। सो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन था एईडब्ल्यू के लिए कि चीज़ें प्लान के अनुसार तो नहीं चल रही है। एक और प्रॉब्लम जो फैंस ने नज़रअंदाज करी वो थी जब टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर ROH को खरीदने का फैसला लिया। उन्होंने उस टाइम पे रीज़न तो ये दिया था कि उनको उनके टेप लाइब्रेरी मिल जाएगी, लेकिन उनका मोटिव ROH खरीदने का खाली उतना ही नहीं था। वो क्या, अब आपको दिख रहा होगा कि ROH अभी भी जिंदा है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि रिंग ऑफ ऑनर वापस खड़ा हो जाए, अपना एक दूसरा सेकेंडरी बिजनेस बन जाए, एंड वो भी अपना वीकली टीवी शो बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि टोनी खान को अभी तक कोई टीवी की डील नहीं मिल रही है, और एक जो टैलेंट ओवर क्राउडिंग का जो इशू है वो शायद इसलिए हो सकता है कि टोनी खान को लगा होगा कि टैलेंट्स को ले लेते हैं, रिंग ऑफ ऑनर को टीवी डील मिल जाएगी तो आधा टैलेंट वहाँ डाल देंगे, आधा टैलेंट हमारे पास पड़ा रहेगा, एक साथ दो दो शो के मजे उठाएंगे फैंस, जहाँ पे सेपरेट रोस्टर होगा। बट ऐसा देखने को मिला नहीं है। एंड रिंग ऑफ ऑनर की टेप लाइब्रेरीज, आखिरी बार आपने रिंग ऑफ ऑनर की कौन सी टेप्ड लाइब्रेरी का, लाइक किसी प्रोमो में या फिर जो रोड टू शोज या फिर जो टोनी शिवानी अपने शोज करते हैं यूट्यूब में, लास्ट टाइम कहाँ था कि कुछ मेजरली आपको देखने को मिला? अभी तक तो इसका कोई फ़ायदा देखने को मिला नहीं है, बट लॉन्ग रन में देखते हैं, क्या पता ये डिसीजन अच्छा हो, क्या पता बुरा हो। अभी तक तो एक फेल्ड डिसीजन ही नज़र आता है ये फैंस को।